तो बात यहाँ से शुरू करूंगा कि मैं 30 साल पहले अमेरिकी सरकार का मेहमान बनकर 4 हफ्ते के लिए अमेरिका गया था। मैं उन दिनों एबीवीपी का नेशनल प्रेसिडेंट था और मुझे वहाँ की सरकार ने 4 हफ्ते के लिए भारत से 5 लोगों का ग्रुप बुलाया था, उसमें मैं भी एक था। तो वैसे मैं अमेरिका को तब से जानने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा कोई बहुत ज़्यादा कभी अमेरिका को समझने की तरफ ध्यान नहीं गया। वो भी 2016 से मुझे प्रेसिडेंशियल चुनाव की जो इंट्री केसेस हैं वो समझने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुई। वहाँ प्राइमरीज होते हैं, पहले पार्टी के प्राइमरीज होते हैं, फिर बाकी सब होते हैं। तो मेरा इंटरेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुआ, लेकिन करते करते थोड़ा ऐसा हो गया, और ख़ास तौर पर 2020 में जब ट्रम्प हारे और कैपिटल हिल पर जो उनके पार्टी का सब तमाशा हुआ, तब से मुझे और ज़्यादा ये मेरी रुचि पैदा हो गई कि ये क्या हुआ है कि हारा हुआ प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो है वो इस तरह से हरकत कर रहा है। और मैं कहूँ कि पिछले 3-4 सालों में और ख़ास तौर पर पिछले साल भर में कि ट्रम्प का जो कंडक्ट है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया कि जो राष्ट्रपति रह चुका है, जो दोबारा राष्ट्रपति बनने के चांसेस हैं, वो आदमी किस तरह का उसका कंडक्ट है, और इससे अमेरिका की क्या इमेज हमारे सामने आती है। और इन दिनों तो ट्रम्प पर वहाँ एक क्रिमिनल केस चल रहा है, शायद ट्रम्प को जेल जाना पड़ेगा। और जो केस चल रहा है उसका भी बेसिस है कि उसने 2016 में जो कोई एक सेक्सुअल केस उस पर बन सकता था, जो चुनाव में इशू बन सकता था, उसको दबाने के लिए कुछ हश मनी यूज की थी वगैरह वगैरह। जो लोग अमेरिका के डेवलपमेंट्स पढ़ते होंगे, मेरी रुचि है कि मैं ये ट्रम्प के कंडक्ट को खूब अभी समझने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह की लैंग्वेज ट्रम्प बोलते हैं, वो बाइडेन के बारे में हो, वो इवन और वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में हो, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या, किस तरह की डेमोक्रेसी है जो संसार की सुपर पावर है। डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कैसी डेमोक्रेसी है कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट रह चुका है दोबारा प्रेसिडेंट बनने वाला है। और बात ये आ रही है कि अगर ये जो अभी क्रिमिनल केस चल रहा है, इसमें अगर ट्रम्प को जेल भी जाना पड़ गया तो फिर भी ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो मुझे लगा तो फिर ये केजरीवाल तो बिना मतलब के इतना शोर मचा रहा है। ये तो एक बात हुई, लेकिन और डेमोक्रेसी की जब बातें अमेरिका की देखने में आती हैं तो 2-2.5 साल से वहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन आज तक एक वुमन प्रेसिडेंट नहीं बनी। लोगों को यूनिवर्सल जो वोटिंग राइट मिला है वो भी बहुत लंबे ड्यूरेशन में मिला है। विमेन को राइट बाद में मिला, पहले मेल्स को राइट हुआ करता था। जैसा मैंने कहा, एक भी लेडी प्रेसिडेंट नहीं बनी। और अभी जो कमला हैरिस है, वो शायद पहली वुमन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। तो इस तरह की ये अमेरिका का क्या है ये सब, और अमेरिका सुपर पावर भी है। तो मैं समझता हूँ कि एक और मैं मेरे को इमीडिएटली ये भी लगने लगता है कि शायद डेमोक्रेसी में भी हम अमेरिका से फार बेटर हैं। और खासतौर पर भारत संसार का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से, और अमेरिका एक सुपर पावर है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई भारत तो अमेरिका से इस मामले में, डेमोक्रेसी के मामले में बहुत आगे है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सारी बात दिमाग में आई और मुझे ही लगा कि मैं रविंदर जी को पहले भी 1-2 बार सुन चुका हूँ और टीवी पे सुनता रहता हूँ डिबेट्स में। तो मुझे लगा कि भाई उनको हम इनवाइट करें
मैं शुरू में ही सचदेवा जी से माफी भी मांगूंगा, क्योंकि लगता है कि ज्यादा लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो ये थोड़ी सी ही ऑडियंस को वो एड्रेस करेंगे। तो मैं माफी इसलिए मांग रहा हूँ कि अब जब हम वेबिनार करते हैं तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो वो जितना ठीक समझे उतना बोलें, जितना थोड़े में वाइंड अप करना चाहें करें, मैं उनका टाइम खराब ना हो ये भी मैं चाहूँगा। तो मैं ये इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के बाद उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात शुरू करें। Rovinder Sachdeva ji, please. Thank you so much. Thank you so much, Rajkumar Bhatia ji. आपने इतने gracious words use करे, you know, one is honored and humbled, really humbled. And thank you so much, Sanjay Ganju ji. Uh, the number of people, ठीक है, ज्यादा हो तो अच्छा है, जितने भी हो बहुत अच्छा है. Bottom line, end of the day, एक इंसान एक दुनिया है. Each one of us is a world, you know. And especially आपकी जो gatherings हैं, एंड द पीपल आई नो सेवरल, आप में से मैं बहुतों को जानते हैं, हम शक्ल से जानते होंगे, नाम से बनाना जानते हो आपस में, इंटेलेक्चुअल्स हैं, इतने एक्सपीरियंस वाले हैं. सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू शेयर माय थॉट्स एंड आइडियाज. दैट्स वन. Secondly, Raj ji, जो आपने कहा इत्तेफाकन by chance, it's like that, the topic you gave me was very tough, by the way, I would say. Quality of democracy. Of quality of democracy, ko how to, what parameters to use or how to look at quality of democracy. So I did some of that. And then actually, वो तो मैंने एक करा, but फिर मैंने end में आकर के एक section कर दिया about Trump. Trump's personality and several of the questions जो भी राजी आपने कहे हैं, in fact I am addressing them in the later portion of the presentation. पहला का portion is more little theoretical academic, but key values क्या हैं जो अमेरिका को drive करती हैं, Americans को, उसके ऊपर है. And then towards the end is a section on Trump. By the way, this is a book I'm writing and I'm almost finishing it, and ये book का मैंने नाम रखा है Trump Utopia. द यूटोपिया जो ट्रंप बनाना चाहता है किस शेप फॉर्म का होगा, तो आई एम कॉलिंग इट ट्रंप उटोपिया. सो होपफुली आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 weeks और सो ये मेरी मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी. सो मैंने सोचा उस पोर्शन को और ऐड कर दूं टू मेक इट मोर रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेम्पररी. दैट सेड, शुड वी स्टार्ट प्लीज संजय जी, इफ यू कुड काइंडली स्लाइड 1 2 3 एटसेट्रा अपन करते हैं. If we can come to the first previous is yeah, okay, so the quality of democracy in America. Thank you. Next please. So as I said, discussion outline mein the challenge for me was how to define the quality of a democracy, isme an American democracy. So isme maine use kare some concepts from an author known as Alexis de Tocqueville, जो कि एक फ्रेंच मैन था. वो 1830s में 9 महीने के लिए अमेरिका आया था. उसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने भेजा था अमेरिका का पीनल कुछ प्रिजन सिस्टम को स्टडी करने के लिए. बट उसने उसके साथ इतनी डीप स्टडी और बुक्स लिख दी अमेरिकन सोसाइटी पर, अमेरिकन डेमोक्रेसी पर, कि इसकी बुक डेमोक्रेसी इन अमेरिका जो 1835 और 40 में छपी थी, एक क्लासिक है. तो आई थॉट ऑफ यूजिंग सम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम देयर. तो उस किताब को लेकर के, और एक और ऑथर है सेमुअल लिप्सेट, ये पिछली सेंचुरी के हैं, वन ऑफ द टॉप अगेन पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट. इसकी कुछ थियरीज हैं, इन दोनों को लेकर के मैंने 13 पैरामीटर्स डिफाइन करे हैं. और आई पिक्ड, होंगे और भी, सो बट जो मुझे अभी फिलहाल दिखे. सो आई हैव टेकन कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम टॉकविल एंड लिप्सेट अबाउट अमेरिकन डेमोक्रेसी, हिस्टोरिकल ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है क्या. एंड इन सम ऑफ दीज आई अप्लाइड देम टू द कॉन्टेम्पररी, अभी क्या हो रहा है इन 2020s, लेट्स से. एंड देन एज आई सेड, आई एडेड सम पोर्शंस ऑन लुकिंग अहेड, Trumpotopia, that what is the utopia that Trump wants to build. And also I am attempting a guidebook for world governments to engage with Trumpotopia. अगर ट्रंप आ जाता है, Trumpotopia की तरफ ले जाता है इलेक्ट होके, तो what could be a guidebook for world governments? Next please.
So Tocqueville का जो framework, as I already mentioned, he came to America, he was impressed. Why he did this study? He thought कि अमेरिका में इतना क्या difference है as compared to Europe. See, Europe in 1830s was still aristocratic monarchies, etc. जबकि अमेरिका न्यू वर्ल्ड हो गया था. तो उसको था कि what lessons can I learn from the way America is organized and I can take it back to France and Europe so that हम भी democracy की तरफ जाएं. और इसकी जो किताब और वर्क है, दे आर द फाउंडेशनल टेक्स्ट बुक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस इन अमेरिका एंड आई वुड थिंक वर्ल्ड ओवर अबाउट अमेरिका. सो नेक्स्ट प्लीज. The very first thing, or among some things, the one thing that he identified key to American democracy or American society or America is the idea of equality and equality of conditions. That is, सब डेमोक्रेसी में शेयर करेंगे, कुछ कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, सब इक्वल होंगे. इसमें also cultural consequences ये थी कि if you have equality or presume equality, you see more entrepreneurship, you see more volunteerism, you see more civic spirit in America. Is deeply embedded in American society, तब भी था और अभी भी है. Equality, that we are all equal. जैसे देखिए, आप किसी को नाम से बुलाते हैं, हमने प्रोफेसर को, अब तो यह बोलते हैं प्रोफेसर, वहां पे तो बोलोगे गैरी, he'll say no no call me Gary, उसे मैं प्रोफेसर कहूंगा, he feels a bit odd, so that idea of equal everyone. Now modern implications में ये है कि okay, that equal conditions also applies to equal economic conditions or opportunities, or at least not much inequalities. Now, इसका एक context इस समय ये हो रहा है, and which said, I mean, this is Tocqueville talking then and now. His point was that concentration of wealth can lead to policies that favor the wealthy. So, concentration of wealth नहीं होनी चाहिए, democracy में spread out होना चाहिए, और wealth हो definitely, but concentrate अगर ज्यादा हो गई, अगर, तो it will lead to policies that favor the wealthy. Therefore, everyone should be equal and participate more. Now, in terms of our immediate 2024, etc., challenges हैं इस context के. अमेरिका में equality, inequalities बढ़ रही हैं. And I'll go later also. The top 1% की जो करीब 30% of national wealth थी उनके पास around the years 2000. अब 2020 में वो करीब 40% of national wealth is with the top 1% of the people. So inequalities are increasing in America. So actually, so the equality of conditions का जो इसका framework है, उसके अगर मैं देखूं, इसमें एक और चीज हो जाती है फिर कि डेमोक्रेसी आपकी इम्पैक्ट हो जाती है. क्योंकि if you're not being social mobile and wealth is concentrated, power is concentrated in some people, ये जो फिर promise होता है कि equality seems not attainable. So generally the masses, they get cynical also कि क्या equality, तो मतलब we will never be equal or we will never bridge these divides. So that's the downside of what is happening now. Next please. एक और कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग इसका, tyranny of the majority. Tyranny of the majority बेसिकली, अगर हम डेमोक्रेसी है, 100 में से 51 की मेजोरिटी है, वो 51 रूल कर रहे हैं, तो बाकी 49 का क्या होगा? So his analysis and what he wrote about the tyranny of majority was that majority के interests and decisions would obviously oppress minority groups. और यहाँ minority does not mean religious, race or any minority, it means political minority, right? The minority party, the minority group, उसके could be oppressed. इसका checks and balances कम हो जाते हैं. Strong judiciary is needed to mitigate this tyranny. That's what his framework and approach to tyranny, what he thinks of this. And he also talks about cultural and moral impact. यानी कि it diminishes true democratic debate and intellectual diversity. Definitely yes. अब आज की अमेरिका में क्या हो रहा है? So that's the nature of democracy, right? अब how much is the majority gets in the tyrannical mode is another matter, but if it's a majority, it can take the form of a tyranny of the majority. अब एग्जाम्पल अगर हम 2024 में ले लें, तो लेजिस्लेटिव में फॉर एग्जाम्पल, अब tyranny of the majority के एग्जाम्पल, जिसकी मेजोरिटी है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, राइट, रिपब्लिकन्स की,
वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे जो रीडिस्ट्रिक्टिंग होती है ना, हमारे यहाँ जैसे डीलिमिटेशन विच वी से, राइट, तो वो जो डिस्ट्रिक्टिंग होनी है उसको वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ये बहुत बड़ा इश्यू है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, कि रिपब्लिकन्स ने बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज काट पीट के ऐसे कर दिया कि जहां पर ऑपोजिशन के सारे वोट्स एक तरफ हो गए, एक ही इलाके में, ज्योग्राफी में उनको जोड़ दिया वहां पे, ताकि इस डिस्ट्रिक्ट में ऑपोजिशन ओरिएंटेड और डेमोक्रेट्स कम हो तो हमारा रिपब्लिकन जीतेगा, राइट। जेरीमैंडरिंग इसे लोग कहते हैं। तो दिस कुड बी एन एग्जांपल ऑफ अ टिरनी। द मेजॉरिटी ने जो चाहा उसने बुलडोज थ्रू कर दिया। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स क्लियर कट एग्जांपल है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट कैन चूज एंड डज ऑफ कोर्स ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस। तो जैसे ट्रंप ने 3 सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अपॉइंट किए और सुप्रीम कोर्ट का पूरा आइडियोलॉजी टिल्ट हो गया, तो जो भी केसेस आते हैं अब वो इस फिल्टर से जाएंगे जो कि enabled by the majority ideology है। Similarly, public policy enforcement, etc. Uh, this means, of course, polarization of the legislative process. आपका legislative gridlock हो जाता है, वो भी हो जाता है। US House of Representatives, cannot pass bills, etc. Especially those focus on social justice, etc., which hurt democracy. Tocqueville's analysis was that कि okay, legislative gridlock का नुकसान क्या है? Okay, नुकसान to the health of a democracy. His idea was that कि अगर legislative काम नहीं कर रहे हैं या आपस में बैटल हो रही है, तो जो जनता के लिए पॉजिटिव पॉलिसीज आनी चाहिए वो नहीं आएंगी, वो डिले होंगी, तो डेमोक्रेसी की हेल्थ आपकी अनवेल होती जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। Importance of civil society, another very interesting way to look at things. He admired Americans' propensity to form associations for political, social, and even trivial purposes. Dog Lovers Association of America could be any. I mean, वो तो is a common thing, but very छोटे-छोटे issues में आप देखेंगे. And his point was that ये civil association जो बनती है, जो बना रहे हैं अमेरिका में लोग बनाते हैं, it's excellent because it's education in self-governance, and it teaches democratic values, skills, and virtues to those who form those associations. क्योंकि एसोसिएशन बनी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा ना, कोई बोर्ड बनेगा, कुछ बनेगा, कौन क्या करेगा, आपस में लोग डिस्कस करेंगे which issue to pick up, not to pick up, etc. So that's a great point there. I think that he found that or his analysis that associations जो इतने फॉर्म करते हैं is good for democracy. Now if we come to the modern society, this explains, if you see the role of so many interest groups, lobby groups and associations in America, राइट, तभी आप कुछ भी हो जी, अमेरिका के अंदर लॉबी है, जूइश लॉबी है, इंडियन लॉबी है, वेपन्स लॉबी है, कार मेकर्स लॉबी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वालों की लॉबी है, केमिकल्स वालों की लॉबी है। लॉबी में ओवरऑल वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट इंटरेस्ट ग्रुप और एसोसिएशन, टीचर। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ। सॉरी these associations, so इतनी सारी associations अमेरिका में, really if you see the lot of Washington DC भरा हुआ है, right, इस तरह के association से. So his point was that these are good because the people who get involved, they get well versed and more exposed to democracy and democratic procedures. Okay, अब डिजिटल जो आ गया तो ऑब्वियसली इसकी ग्रेटर रीच होगी इन एसोसिएशन, सिविल एसोसिएशंस की आपस में जुड़ने की, पर उसके चैलेंजेस भी हैं, द स्पीड एंड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा, इको चेम्बर्स, जो आपके माइंडसेट वाले लोग हैं, आप उन्हीं के साथ बातचीत करते हैं, काइंड ऑफ थिंग, राइट। नाउ sorry, so some challenges posed by social media and spread of misinformation in whole this civil society की बात में, I think we all understand amplification of extremes हो जाते हैं, polarizing content, social divisions, etc. Next please. Decentralization of political power, yes, definitely. We know the US is a federal system. Federal government की कुछ powers हैं, but states की ज्यादा है. So that is the key. So, I mean, in his lens through which Tocqueville looked, he admired the local governance in the US. उसको ये था कि अथॉरिटी और ऑटोनॉमी जब लोकल गवर्नमेंट में आ गई, वंस अगेन डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, और लोकल प्रॉब्लम्स लोकल लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी भी सॉल्व होंगी ऑल्सो, राइट। एंड इट्स एजुकेशन इन डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट शब्द यूज करें, वॉट एवर, आई मीन एट द लोकल लेवल्स, राइट।
And important thing was that in his mind, this protects against centralized power. By distributing its powers, the federal government, by decentralizing down to the state level and then to the city level, by giving up its powers, there is less scope for abuse by the federal government. That's this thing. Now, so federal versus state power dynamics in 2024, अगर हम देखें, ये evolving federalism है US में. You'll see many cases happening where in some, अच्छा, अब बात ये कि states can put in their own policies, federal may suggest something, but a state may not agree, etc. And at times it also happens that states take up policies which the federal is even opposed to. But as long as the state, in its democracy within the state, wants to introduce certain laws and policies, they go ahead and do it. Right. एक example, by the way, we'll come to later. अमेरिका का जो election system है, voting system है, is not run by the federal government. It is run by different state governments. हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग मेथड है इलेक्शन का. कितने बजे सुबह शुरू होगी, टिल व्हेन इट विल गो ऑन, कैसे काउंटिंग होगी, मेल बैलेट कब तक काउंट किए जा सकते हैं, लास्ट डे ऑफ कैंडिडेचर एटसेट्रा. हर स्टेट का अपना अलग सिस्टम है. एंड दैट्स व्हाई यू सी व्हेन द वोट्स आर बीइंग काउंटेड, लेट्स से फॉर इवन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हर स्टेट, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ये वो, उनके रिजल्ट्स अलग अलग टाइम पे आते हैं. कईयों के 2-3 दिन नहीं आते, क्योंकि सम ऑफ देम हैव सेड ballots will be counted after the physical votes. Ballots उन्होंने रखी हुई है सैक में, फिजिकल वोट्स हो गए, आज वोटिंग हो गई, अब इसके बाद अगले दिन सुबह वो बोरियां खुलेंगी in which they will take out the mail ballots 3 days. So each state has its huge leeway in elections conduct. मैं Sorry. ये कह रहा था वीसी सर का परसों का कुछ मिलने का हो. Sorry. So decentralization of political power, इसका of course impact है. Responsiveness जल्दी हो जाती है, as we were talking earlier, because the problem is nearer to the people. So the governance, local governance can respond, and therefore it can even be perhaps more effective also. Okay. But yes, in some senses it creates challenges in national unity, in the sense कि federal government अगर कहे कि हमें ये करना है, it cannot marshal all 50 states of the US and say आपको ये करना है. Federal government does not have that single ability. Next, please. Another thing, obviously, is judicial power and democracy. Absolutely. Judiciary is extremely important, I think, in any democracy, in America also, and balancing it. What, again, Tocqueville's lens, his analysis was that it's critical to counterbalance the system of checks and balances. It's a protector of the Constitution. Okay, ensure that policies and laws adhere to democratic fundamental principles and civil liberties, etc. Now, so that's the overall thing, of course. But contemporary challenges जो अभी हो रहा है, political influence and polarization is growing in the judiciary because of, firstly, partisan appointments. As we discussed earlier, appointments to the Supreme Court are at the discretion of the President of the United States. तो वो अपने ideology के इंडिविजुअल को अपॉइंट करता है. हालांकि उसकी जब कंफर्मेशन होती है इन द सेनेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, they always answer that they will go strictly per law, I mean, whatever, etc. So they are, of course, very balanced people, these senior judges, right? But उनका कहीं ना कहीं एक टिल्ट है एक ideology को, जो वो कुछ केसेस में अपना लीन उस तरफ कर जाते हैं. सो ये ग्रो हो रहा है. पब्लिक परसेप्शन ऑफ बायस, ये भी कुछ ग्रो हो रहा है यूएस में. Because of exactly this fact that these are political appointees, so therefore I mean, public is losing a little bit of, not losing, but bias ka perception there definitely is. Hai. Now, for example, role of judiciary in shaping social norms. For example, abortion. Okay. अबॉर्शन अमेरिका में केस हुआ था, रो वर्सेस वेड 1971-2 में मेरे ख्याल से, जिसमें कहा था कि अबॉर्शन आप करा सकते हैं मोटा मोटा एज अ फेडरल दिस थिंग. अभी सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के पिछले साल में वो ओवरटर्न कर दिया है, वो 50 ईयर स्टैंडिंग कन्वेंशन प्रेसिडेंट्स, एंड नाउ अबॉर्शन कैन बी इलीगल डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट. सो दैट्स अ मेजर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. इनफैक्ट दिस इज वन इशू विच कुड हेल्प बाइडन इन द इलेक्शन, अबॉर्शन को लेके, कि ट्रंप ने
अपॉइंट करवाया था और तभी सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न करा है. Women are very much against this issue, but I mean that's there. So Trump की immunity appeal चल रही है सुप्रीम कोर्ट में. So the challenge which the Supreme Court faces is what's the should it adhere to the conventions or it should deviate from the precedent, right? कोर्ट अपनी जजमेंट कैसे देता है कि पहले ये केस था, दिखाएगा 50 साल 100 साल पहले ये था, उसी लाइन पे चलेंगे, और the court could say take a different approach and it will say that we will deviate. So this is leading to some debates on judicial court reform also, but not going much anyway. But overall, ये जो judicial power democracy is a little bit under the cloud right now, and especially even with Trump. If you see, Trump तो अपने जो जजेस उसके केस चला रहे हैं उनको क्रिटिसाइज करता है, उनको कहता है ये तो मेरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं. Trump may be right or wrong, but that is impacting the quality of the democracy, as the topic of the day is. Next, please. Role of religion in public life, definitely yes, but here again there's an interesting way at which Tocqueville looks at religion. America में religion is absolutely there. उनका dollar note currency आप देखिए, in God we trust, right? But he found it also very interesting that see, America में एक बहुत strong not only trend culture है of individualism. Everybody is, I mean, the idea of individualism versus collectivism, right? America में every individual thinks that individualism is the philosophy, which is okay. That's what gives America a lot of enterprise and innovations. But Tocqueville's take was that कि इंडिविजुअलिज्म इतना डीप है साइकी में, अगर रिलीजन को लोग एडहेयर कर रहे हैं तो वो कुछ काउंटर बैलेंस करेगा, दैट कुछ चीजें ऐसी भी करनी चाहिए फॉर द कॉमन गुड हो, राइट? तो अमेरिकन कल्चर वाज दैट एक्चुअली फॉर मेनी years, hundreds of years, right? Wherein yes, strong sense of individualism, but people are very religious, go to the church every Sunday, और जब वहां गए तो फिर वहां पर उनका सेंस ऑफ कम्युनिटी बढ़ता था, तो वो एक काउंटर बैलेंस करता है इंडिविजुअलिज्म कलेक्टिविज्म को. सो that's a certain aspect of religion that Tocqueville highlighted. अब obviously now coming to 2024 political mobilization में definitely religious groups are mobilized around issues, abortion के issues को लेकर के, especially evangelical Christians, they are absolutely mobilized around that, right? So religious groups are aligned per their religious belief systems also. So secular versus religious influence on public policy. Generally, the idea is that it should be secular. Policy should be on science-based and not religious beliefs-based. That's the idea, which happens in America to a large extent. But religious advocacy happens, and religious organizations still play a significant role in advocating for their beliefs wherever they may want. Next, please. Self-interest. This is another great aspect of American culture and American democracy. एक था हमने equality of opportunity जो पहले बात हुई, or equality of conditions that was being said, right? Then some other, but self-interest. See, properly understood, yet specifically I put it within quotes because Tocqueville writes it like this: self-interest properly understood. Point is कि ठीक है आपका selfish interest होगा, but what self-interest properly understood says is that the Americans do this. I mean, all what I'm saying is this is what Tocqueville analyzes, and it is happening in America to some or big or small extent in American culture, American democracy. इसकी moral approach और practical approach ये है कि मेरा अपना तो interest है ही है, but मेरे को community में involve इसलिए होना है और community की मदद इसलिए करनी है क्योंकि long term में ये चीज मेरे self interest में practically benefit करेगी. तो अभी मैं I will act out of self interest, I will act of pure selfish interest right now, but I will also do things where with the community and at my grassroots and in civic participation and in my democracy, which are good for the public good overall, क्योंकि long term में जो वो मेरे लिए भी फायदेमंद होगा. So this is self-interest properly understood.
So according to Tocqueville and what we've seen, this, let's say, this mindset encourages active participation in public affairs by people, right? It also, example of how self-interest and communal interest can be together. For example, in political participation, you may be a rich guy wanting tax cuts, lower taxes, but then you're thinking that, okay, मेरे को जो टैक्स कट्स हुआ इसका क्या वाइडर सोसाइटी में क्या बेनिफिट हो सकता है? मेरे को अभी तो इमीडिएट हो गया, ओके, दिस ईयर में बी माय टैक्स इज $1 million लेस, स्पेशली फॉर द रिच, राइट? दैट्स माय इमीडिएट इंटरेस्ट, राइट? बट ये जो टैक्स कट हुआ, ओके, इज द मनी गोइंग, माइन और अदर पीपल्स मनी गोइंग इनटू जनरेटिंग कंडीशंस जो कि मुझे फ्यूचर में और कमवा करके दे, राइट? सो दे आर फॉलोइंग अप ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज on how they behave in society, that I may be getting a benefit today for my self-interest, but how will I also benefit down the line in the long term from what I do? Or society, not only I, society will. Next, please. Press freedom and democracy, of course, excess of diverse press as a watchdog, corruption and all. State of media freedom in the US in 2024, there are challenges, there are legal pressures, there are economic constraints. The business of newspapers is not doing very well. The business of news digital sites is also not doing well. New ones are coming, so there are economic challenges, etc. And of course, also the challenge of fake news. What you're putting out, somebody else is saying fake news and all credibility. There is increasing consolidation happening in the media industry. Media ownership is in lesser and lesser hands, which now poses a risk to the role of press, you could say. This also has, of course, impacts a reduction in the diversity of opinions, and therefore it undermines democratic dialogue and pluralism. Next, please. Interesting one, another threat of soft despotism. You see, Tocqueville's words, what he defines this is, it's a subtle kind of governmental control by an extensive bureaucratic state. His thesis is that, the bureaucracy of a government keeps on expanding and wants to exert and capture control. Okay. And it oversees details or reaches into your lives, and it says that I'm doing it for your own good. I'm doing it to protect you. I'm doing it for this benefit for you, etc. So bureaucracy अपना role बढ़ाती जाती है. This is what he's calling as soft despotism. A warning. Then his point is कि unlike harsh tyranny, जो कि suddenly आपको hammer दिखता है, soft despotism is gradual, slow by slow, and often presented as benevolent. इसका example, and you can relate now, कि आज की तारीख में what it means. All of us have heard Trump again and again saying the deep state, right? He says it is the deep state, and when I come to power, I'll destroy this deep state. That's one way of looking at this soft despotism. According to Trump and many of his followers, the deep state, which is the bureaucracy, has become so powerful, it is doing things on its own, and it's growing its role, and it is not answerable to anybody, the deep state. That's half of Trump's campaign is against the deep state. So half of Trump's campaign, I will say, is against this warning which is there of soft despotism. Now, it's not that Biden has created or Democrat presidents have created it, Clinton kahe ya Obama kahe. But the point is that this bureaucratic overreach, overgrowth has been allowed to continue. And a perception in minds of people, or maybe reality to some extent also, that there is a certain deep state. So that's the soft despotism, this thing. This, of course, can lead to, excuse me, increased civic activism and anger towards the government, whichever be the government. Next, please, sir. Another, once again, these are pillars of democracy, political participation and engagement. The point is here, in America, in American democracy, perhaps it is looked as that it's not just a duty to vote, but a central aspect of your civic identity, democracy. So you have to engage.
in your local, schools, in your local volunteering, local groups, etc. Civic engagements is a huge one. I think civic engagements we talked earlier also. Now, voter engagement trends in these elections, a couple of things. One, for Biden, actually, it could be trouble. For Biden, the turnout could go low due to the Israel-Gaza war and his policy in Gaza. And it's not only Palestinian Arab Americans. Remember, it's a lot of young progressive Americans who are very unhappy with Biden, and even actually some Jews in America. So many of them may just sit out, not go to vote, probably. Or there's, by the way, a third party candidate coming up for the first time. They could go and vote for him. But Biden के लिए problem ये होगी है कि a good chunk of people, especially in some states, may not turn out. That will drastically affect his re-election turnout में. Influences on voter behavior, जैसे अभी राजी कह रहे थे कि ट्रम्प बैठा है, in a court. How will this impact the voter behavior? His legal trials, what impact would it have on the voter turnout? In the case of Trump, I think right now it's difficult to say. It could help him, it could hurt him. It could hurt him with the middle people that he's trying to reach, but it will help him with his core base. Uska core base uska fan hai, so unke saath to rahega, but his challenge will be the middle base. And as I mentioned earlier, voter turnout in election and political participation, the nuts and bolts of the process are different in each state. The electoral process, her state ka alag hai, timelines, process, method, counting, etc. Next, please. Challenges of partisanship, I think we all understand, if there's too much partisanship. So he warned about extreme partisanship. Once again, he looked at everything from the lens of ki democracy ke liye kya acha hai ya unhealthy hai. His point was that, if there is extreme opinions, it will undermine the fabric of democracy. Yes. And especially when the party loyalty takes over the idea of the common good and the national interest, right? Partisan आप इतने हो गए कि party का loyalty के लिए you're overlooking the common and national interest. Current example of partisanship affecting policy making and public trust in America है legislative gridlock. 6 महीने से American US Congress Ukraine aid को okay नहीं कर पाई थी. Why? Because of the Republican and Democrats each being very, very partisan in their approaches. And this 6 महीने तक नहीं कर पाई. And this has hurt the interests of America. If you are America, if you look at America, America कहता है यूक्रेन का सर्वाइव करना और रशिया का वीकन होना is in my national interest. Otherwise, Europe भी जाएगा ये वो. So for 6 months, they could not legislate on a matter which had a direct impact on the national security. 6 महीने का डिले कर दिया अपनी national security को नुकसान पहुंचाते हुए, if you look from the American perspective. Partisanship का एक और example, judicial appointments, as I said, overturning of Roe versus Wade, the abortion ban. Again, now, strategies to reduce this partisanship. इसमें एक ही हो सकता है, बाकी हो सकता है कैसे करोगे बायपार्टिसनशिप ये वो. बट जो रीडिस्ट्रिक्टिंग हो रही है ना अमेरिका में, डिस्ट्रिक्ट्स की जो जेरीमैंडरिंग कह रहे हैं, इसको अभी तक द पॉलिटिकल wing is doing it, or the government is doing it, the state governments are doing it. Instead of the state governments doing it, it could be done by independent commissions, right? There could be an independent commission which will look into, how to redistrict the districts. That way, you will avoid or you will negate the issue कि Republicans या Democrats अपने favor की district की boundary काट दें और दूसरे को हराने का कर दें. So this could be one way. Next, please. I think इसका एक दो ही हो रहे हैं. Economic inequality, democracy, we've talked earlier also. Point is कि अगर आपकी economic inequality रहे, तो ये हो जाता है कि you perceive that ये जो democratic system है is rigged in favor of the elite. कि भाई ये तो elite के favor में ही चलता रहेगा system, या ऐसा system बन गया कि which has been rigged in the favor of the elite. That's one negative for democracy in case of income inequalities, okay, and less social mobility. If I'm not able to move up in my life in 5, 10, 20 years, so मेरे को ये system पूरा पूरा मेरी democracy लगेगी, this democracy is being controlled only by a few elite. Wealth distribution and access to democratic resources, 2024, as I said earlier, wealth owned by top 1% households in the year 2000 was around 30% of the national wealth.
आज in 2020s and more, it's about 40% of national wealth. It has grown. Inequalities have grown in America. Barriers to equal access में होता है, अगर आपकी inequalities हैं, then you're not getting, or you're getting unequal schooling, you're getting unequal levels of healthcare. So overall में जो democracy है आपकी, उसके citizens के लिए, it's not being healthy, and in fact it's corroding or eroding. One sec, please. One quick point there in the previous one. Policy approaches में एक है campaign finance reform. अमेरिका में clear है, campaign finance is legal. In fact, हमारा group, we also raise legal money to contribute to political candidates. But इसके चलते ये हो रहा है कि there's an overly high influence of wealthy donors in American politics. Next, please. Last है ये theory of cross-cutting cleavages. अमेरिका में two party system है since long. इसका एक कहा जाता था, idea is कि because of the two party system, हर पार्टी क्या कोशिश करेगी, एक सेंट्रल पॉइंट बनाएगी, अपने जो फ्रिंजेस हैं उनको अपनी तरफ ले आएगी, अब मॉडरेट मिडिल में ले आएगी अपने, राइट? हर पार्टी में एक्सट्रीम भी होते हैं, पर हर पार्टी अपने एक्सट्रीम को अपने मिडिल में ले आएगी। दोनों पार्टीज अपने अपने एक्सट्रीम्स को और डाइवर्स ओपिनियंस को इकट्ठा करके एक बैलेंस बना लेंगे, और फिर ये दोनों पार्टीज आपस में नेगोशिएट करेंगी। दैट वाज द आइडिया ऑफ क्लेवेजेस। आई विल नॉट गो मोर इनटू दैट। अभी तक चल रहा था, बट ये थियोरी अब फेल हो रही है। अगर अभी आप देखें तो जो रिपब्लिकन पार्टी है हैज बीन टेकन ओवर बाय द फ्रेंच, द मागा सो कॉल्ड, राइट, द ट्रम्प पीपल। तो it's not that ki ab the party can bring the fringe and diversities etc into a center, a balance way. In the case of Republican Party, it's clearly that the Republican Party has been taken over by the fringe, which used to be the fringe, which still is maybe the fringe, but everybody is silent in the Republican Party, the majority of some numbers. So it's a classic example of fringe has taken over the mainstream center of the body. Or डेमोक्रेट्स में भी कुछ ही हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं हो रहा। डेमोक्रेट्स में वो जो वो जो उनके 3-4 फ्यू कांग्रेस विमेन है हु आर द वोक सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स, ज्यादा एक्स्ट्रा लिबरल्स हैं, वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। पर यहाँ आई मीन ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी तो हैज बिकम द पार्टी ऑफ ट्रम्प। नेक्स्ट प्लीज। Okay, so that was the thing. Now, just 2 more slides on this idea of Trumpotopia. Basically, okay, understanding the utopia that Trump wants to build. पहली बात हमें देखना है, I mean, this is something, and I've written, as I'm telling you, I've completed this book, so it's just giving you an overview. The external persona of Trump, वो behave कैसे करता है, कैसे बातें करता है, जैसे language कैसे use करता है, राज्य भी कहता है, I'll come to that quickly. ठीक है, उस पे बन जाएंगे. Understand the internal persona of Trump. Trump का mind कैसे चलता है? There's a theory known as think fast, think slow. एक इकोनॉमिक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट था, डैनियल कैनेमैन, नोबेल लॉरिएट, वेरी वेल नोन। उसकी एक थियरी है, सम पीपल थिंक फास्ट एंड सम थिंक स्लो। ट्रम्प इज ऑफ द कैटेगरी ऑफ थिंक फास्ट। द वे ही behaves, acts, responds to things, you can clearly see that he's a think fast personality. So we should understand what that personality type means. Then the Lego pieces, मतलब Trumpotopia क्या बनाएगा, what are his issues and agendas will come. It's now the policy and cultural wars stupid. Pardon the word, एक time I think बड़ा phrase common हुआ था, क्लिंटन के time हुआ था something. It is the economy stupid, कि elections economy पर जीती हारी जाती हैं, right? Which is true maybe. But अभी जो अमेरिका में हो रहा है, definitely economy is a huge factor. Biden is suffering for that, क्योंकि जनता बहुत दुखी है कि इन्फ्लेशन इतना हाई है, तो बाइडन के लिए बहुत one of the top problem issues is inflation. But I will posit कि अब जो हो रहा है ना, it is the policy and cultural wars. These are wars and battles now ongoing in America about the culture and the soul of America. Then I've come to the machinery that will run Trumpotopia. जब प्रेसिडेंट बनता है, अगर प्रेसिडेंट बनता है, तो करीब 4000 पॉलिटिकल अपॉइंटीज डायरेक्टली अपॉइंट कर सकते हो आप। तो ट्रंप तो वो अपने 4000 अपॉइंट करेगा, पर जो अमेरिका की जो सिविल सर्विस है उसमें करीब 8000 लोग होते हैं, करियर ऑफिशियल्स होते हैं। ट्रंप इज नाउ प्लानिंग कि उन करियर ऑफिशियल्स को मैं डायरेक्टली फायर करूं, मैं लॉ चेंज करूं कि उनको फायर करूं, और उनकी जगह मैं अपने और लॉयलिस्ट बिठाऊं करियर पोजीशंस में। जो लीगल डिपार्टमेंट्स हैं, हर एजेंसी के, उसमें मैं अपने लॉयर बिठाऊं।
क्योंकि ही कैन एंटिसिपेट एंड वी कैन एंटिसिपेट गोइंग फॉरवर्ड, ये पॉलिसीज बनाएगा, लॉज बनाएगा, जो चैलेंज होंगे कोर्ट्स में ये वो, तो ही वांट्स हिज ओन लॉयल people and lawyers in positions of these levers. इसी के चलते ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होगी, वो तो ट्रम्प की कल्चर व्हाटएवर विल सी. देन आई हैव गॉन इनटू द साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल इंपैक्ट ऑफ ट्रम्प ऑन अमेरिका. विक्ट्री और नॉट, ट्रम्प अगर जीते या ना भी जीते, ये जो ट्रम्पोटोपिया का फिनोमिनन है, जो कल्चरल वॉर्स अमेरिका में है, जो उथल पुथल हो रही है, जो मंथन हो रहा है, व्हाट वी मे से, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अमेरिका. इट हैज ऑलरेडी इम्पैक्ट मोर, और ट्रम्प बन गया तो फिर तो बहुत ज्यादा. Next and last, please. So, second portion of this book, I thought, इसको मैं जरा useful बनाऊं इस किताब को. So I wrote out a guidebook of world governments to engage with Trumpotopia. अगर ट्रम्प बनता है, पहली बात, पार्ट 1 है अंडरस्टैंड द फिलोसफी फॉरेन पॉलिसी ऑफ ट्रम्प. हम तो फॉरेन वर्ल्ड गवर्नमेंट्स और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है ना. फिलोसफी ऑफ ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंड करें. सेकंड, अंडरस्टैंड गोल्फ एंड द बिजनेसेस दैट ट्रम्प बिल्ड. नॉट ओनली सी, ट्रम्प ने जो अपना बिजनेस एम्पायर बनाए से, गोल्फ इसको पसंद थी, खेलता था व्हाटएवर, उसके बाद गोल्फ कोर्सेज बनाए, उसके बाद मीडिया ये वो करा, ओके, गोल्फ कोर्सेज को फ्रेंचाइज करा, एटसेट्रा. सो द बिजनेसेस दैट, एक शटल एयरवेज भी बनाई थी इसे, ट्रम्प एयरवेज 3-4 साल के लिए. तो मेरा पॉइंट है कि अगर हमें समझना है ट्रम्प को, वी हैव टू अंडरस्टैंड कैसे इसने अपने बिजनेस रन करे, एटसेट्रा. गोल्फ, इसके कोर्सेज में, आप गोल्फ कोर्सेज में जाइए, देयर सपोज टू बी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ लग्जरी. इसने पोजीशनिंग करी हुई, लग्जरी लग्जरी लग्जरी, गोल्ड, दिस दैट व्हाटएवर, राइट. सो दैट. देन थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, अंडरस्टैंड द ऑर्बिट एंड रोल ऑफ गेटकीपर्स एंड विस्परर्स ऑफ ट्रम्पोटोपिया. इसके आसपास कौन लोग होंगे, ये किनकी बात सुनता है, कौन इसका एक्सेस कंट्रोल करते हैं, कब तक करते हैं. और बाय द वे, उथल पुथल बहुत होगी. ये किसी को ये 3 महीने रखता है, फिर 6 महीने फायर करता है, चीफ ऑफ स्टाफ, व्हाइट हाउस, दिस दैट. आज तो बहुत अच्छा है, ग्रेट गाय, टुमारो ही इज अ लाउजी गाय. यू कैन डिपेंड अपॉन एनीथिंग लाइक दैट हैपनिंग. बट who are the people who have his ears, okay, or who control access to Trump? Okay, one should whatever look out for that. And then what governments can actually do, I seriously think government should appoint some special envoys to engage with these gatekeepers, whisperers of Trumpotopia. Okay, उनके साथ एक्सचेंज करो, उनको फाइंड आउट करो, उनके साथ जाके गोल्फ खेलो, उनके साथ दोस्तियां बनाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा, because that's what will be needed, what is needed. So that's part one. Second, part 2, understand the nurturing of Trump. देखिए, there's a discussion often which is said कि मैं किस चीज का प्रोडक्ट हूं. I am Robinder today. Am I an outcome of my nature, जो नेचर ने मुझे बनाया था, या I am an outcome of my nurturing? मैं कहाँ गया, कौन से स्कूल में पढ़ा, क्या करा, क्या नौकरी करी, क्या दोस्तियां करी, क्या मूवीज देखी, राइट. नेचर वर्सेस नर्चर इज अ ह्यूज डिस्कशन. आई थिंक वी वुड ऑल. नेचर मैंने पहले डिस्कस कर लिया है चैप्टर में, दैट इज थिंक फास्ट नेचर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हिज नर्चरिंग. ये न्यूयॉर्क में 1960 के करीब पैदा हुआ है. 1960 और 2000, 40 साल की हम अगर कल्चर देखें न्यूयॉर्क की कैसी थी, उस समय वहां कहाँ होता था, क्या होता था, कैसे बिजनेस डील्स बनती थी, क्या नेगोशिएशंस होती थी, क्या माफिया थी, क्या पॉलिटिकल स्कैंडल्स थे, ये उन्हीं में तो बड़ा हुआ है. ये रियल एस्टेट में कैसे नेगोशिएशंस होती थी, प्ले हार्ड बॉल, दिस दैट एटसेट्रा. सो दैट इज द नर्चरिंग ऑफ ट्रम्प. क्या स्लैंग होते थे. अभी राज जी आप कह रहे थे ना कि कैसी लैंग्वेज यूज करता है, आई एम सरप्राइज फॉर एग्जाम्पल, राइट. तो ही इज यूजिंग द लैंग्वेजेस व्हिच हैज बीन नर्चर्ड इन, जो स्टाइल है इनका बात करने का, in a way, right? So understand that nurturing. One sec, just last. And part 3 again, yes, approach to negotiating with Trump based on. अभी हमें, अगर आपको पता है थिंक फास्ट इसकी नेचर का टाइप का इंसान है, तो इसके साथ नेगोशिएशन क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं. And similarly, how to negotiate with the machinery of Trumpotopia based on the New York City culture. Thank you. Yeah, Ravindraji, I must thank you. Actually, you have brought out the real context of the subject which we were, asking you to focus upon. तो मुझे लगता है कि आपने बहुत मेहनत करके जो हमने सब्जेक्ट चुना था, you have compiled a lot of information and put it together and presented in before this group and enlightened us on this subject. So kind of you.
and not only the democracy of America, you also focused on, a couple of slides on Trump's, politics. So without losing much time, I will request the attendees to maybe put across questions, if any, so that we take benefit of Mr. Sachdeva's presence and his knowledge further. संजय 1 मिनट मैं लूंगा, संजय जी। 1 मिनट मैं लूंगा। तुमने शुरू में कहा था कि जब बाइडेन जीते थे तब भी हमने शायद प्रोग्राम किया था, तो मैंने इमीडिएटली अपना रिकॉर्ड चेक कर लिया। जी। रविंदर जी को ही हमने जनवरी 21 में जी। जब इलेक्शन बिल्कुल। हुआ था जी। और 1 मिनट, this was सॉरी, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ। जी 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 जी। हाँ, रेमिफिकेशंस ऑफ यूएस फेडरल डेमोक्रेसी, जी। ये टॉपिक था और रविंदर जी ही बोले थे, हमारे बिल्कुल जिज्ञासा का ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और दूसरी एक छोटी सी बात कि हमारे ऑडियंस में राजेंद्र गुप्ता भी हैं जो अमेरिका में रहते हैं और काफी देर अमेरिका में रहते हैं, तो हो सकता है कि हम उनको भी कोई टिप्पणी करने के लिए कहेंगे। जी, राकेश पांडे जी ने हाथ रेज किया, आई थिंक मे बी ही कैन पुट अक्रॉस हिज क्वेश्चन, उसके बाद उनके पास भी आते हैं। राकेश पांडे जी। जी जी संजय जी, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और ये बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन हमने देखा। मुझे लगता है कि दिस वाज सो वेरी compiled in a good way that we also got to know that what could be the criteria on which we can judge any democracy. So 13-14 जो 13 पॉइंट्स बताए, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा कंपाइलेशन था। और एक एस्पेक्ट जो राज जी ने भी पहले कहा था, वो मुझे लगता है कि उस एस्पेक्ट में मैं चाहूँगा कि रविंद्र जी कुछ बताएं कि ऑन ऑल दीज क्राइटेरिया हाउ I mean, our country fares in comparison with the USA. अगर इस पे कुछ आप कमेंट दें तो वो सुनना चाहूँगा। Thank you. Firstly, thank you, Rajji, once again, Sanjay ji, once again, and Rakesh ji for your question. A pleasure, मजा आता है जब इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हो, जिनको इंटरेस्ट हो इन एरियाज में। हमें इंटरेस्ट है, सो आई थिंक जिनको इंटरेस्ट है, ऑल ऑफ अस गेटिंग टुगेदर इज समथिंग, वी ऑल लर्न। और जब क्वेश्चन पे माइंड लगाते हैं तो मैं खुद लर्न करता हूँ। अभी ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, यस इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम बाय द वे, बट इन द प्रोसेस आई एंडेड अप लुकिंग एट समथिंग, that's it. हम कहाँ हैं इनके कंपैरिजन में? I mean, I will say a couple of things. One, no democracy is golden or perfect. Okay. अमेरिका हमेशा ये कहता है, इनका जो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस होता है प्रेसिडेंट का हर साल, राइट, जो कांग्रेस में आके जॉइंट सेशन एड्रेस करता है, he says we are working towards a more perfect union. यानी कि हमारी जो यूनियन है और जो डेमोक्रेसी है, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस, इंप्रूविंग इट, दैट्स वन। दैट सेड, अमेरिकन डेमोक्रेसी में बहुत फॉल्ट लाइंस हैं ऑलरेडी, और आगे जाके शायद मतलब स्ट्रेच होने वाली है, बढ़ने जा रही हैं, आप कहें तो गैप्स, राइट। बट ऑन द अदर हैंड, अमेरिकन डेमोक्रेसी रेजिलिएंट भी है। इट काइंड ऑफ इट राइजेस, एक चैलेंज के बाद शायद दूसरे में ज्यादा स्ट्रॉन्गर निकल के आती है। Those are some things I'll say about American democracy. Our democracy, I mean, our democracy, yes, our systems and what we see are absolutely, okay, let's see, supposing, let's say the public dealings, और जो बात हो रही थी ना, लैंग्वेज कैसे यूज करता है प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के मोदी जी या डॉक्टर मनमोहन सिंह या जो भी, कभी वाजपेयी जी कभी तो ऐसी बात यूज नहीं करेंगे जैसे ट्रम्प लैंग्वेज यूज करता है, राइट। So that's the unfortunate aspect. But people like Biden and all, they use a measured language. तो measured हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होती है। American democracy में एक और चीज है, they actually do not much hesitate to go into their own weaknesses.
और टू से कि ये हमारी वीकनेस है। अब जैसे जनवरी 6 वाला था, कैपिटल हिल पे जो भी इंसरेक्शन वगैरह था, राइट, अमेरिका उसको मे बी नॉट फुल्ली टू द एक्सटेंट बट डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उस प्रोसेस पे जा रहा है, राइट। जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर है फॉर एग्जांपल, राइट। पुलिस, अमेरिका में पुलिस ना बहुत ज्यादा हार्श हो गई है और उसका काफी रीजंस है, राइट। पुलिस अट्रॉसिटीज का याद है, कई ब्लैक्स को मार दिया, अरेस्ट करते करते ही मार दिया, काइंड ऑफ अ थिंग। तो अमेरिका डज ट्राई टू गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, डेफिनेटली नॉट टू से कि हम, एवरीवन डज इट, हम भी करते हैं, हमारे यहाँ कुछ होता है, हम वी ऑल्सो डू इट, बट अमेरिका इज आई थिंक मोर ओपन और मोर वोकल अबाउट इट। हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी में जो कुछ चैलेंजेस आते हैं एटसेट्रा, हम उनको सॉल्व करने पे एक्ट करते हैं, आई थिंक, बट हम उनके बारे में ज्यादा, आई थिंक आई मे बी वेरी रॉन्ग, हम उनके बारे में ज्यादा बोलते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं टू रेक्टिफाई द चैलेंजेस वी आर फेसिंग। Whereas America does a little more, definitely much more public, exposition of that. Um, yeah, I would say that, yes. But then each country is very different, and each country is very different. But each have their own challenges, and nobody is in a position to lecture us or them or us. You know, लेक्चरिंग का मैं एक पॉइंट कहता हूँ, डेमोक्रेसी की जो बात है, कल भी आ रहा था, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, बाय द वे, वहां भी कल पैलेस्टीनियन इशू को लेकर के स्टूडेंट्स अरेस्ट हो रहे थे। तो वन चैनल वाज आस्किंग मी कि अमेरिका क्यों हमारे पे कमेंट करता रहता है, एंड आई सेड देयर आर टू थिंग्स टू इट। वन, अमेरिकन कांग्रेस ने कई रिक्वायरमेंट्स डाली हुई हैं फॉर द स्टेट डिपार्टमेंट फॉर सम एनुअल रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड ओवर। तो वो हर साल, ये 95 96 में कांग्रेस ने मैंडेट कर दिया था, तो हर साल उनका स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसी रिपोर्ट बनाता है, भाई ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एक तो साल में वो रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें हम लोग पे क्वेश्चंस आते हैं टाइम्स, और हम कहते हैं कि आप कौन होते हैं हम पे कमेंट करने वाले, बट वो उनका रूटीन प्रोसेस है, राइट। तो उसी में आ गया। सेकंड जो होता है, व्हाइट हाउस में जो प्रेस या स्टेट डिपार्टमेंट हो रही थी, वहां पे रिपोर्टर्स बैठे होते हैं जो पूछते हैं स्टेट डिपार्टमेंट को या व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन को कि इंडिया में ये हुआ, आपका क्या कहना है। हाँ, तब वो बोल देते हैं, बट अब वो थोड़ा कम बोलना, या अब वो थोड़ा मेजर्ड बोलना समझ रहे हैं। आज से 5-10 साल पहले तो देखिए, ये तो प्रिस्क्रिप्टिव मोड में थे। दे वुड थिंक दैट दे नो बेटर, दे लाइक द डॉक्टर्स टू प्रिस्क्राइब, दे आर वेल मीनिंग फ्रेंड्स, दे वांट द गुड फॉर यू, बट दे आर सजेस्टिंग यू कि आप ऐसा कर लो, बड़े भाई की तरह करो, राइट। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग, sorry, now they're realizing that I mean, they do not know India well enough. India has its own complex nuances. तो अब इनका जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स आ रहा है थोड़ा मेजर्ड आता है। पर फिर भी बात ये ना, रिपोर्टर ने आपसे कॉन्फ्रेंस में पूछा, प्रेस मीटिंग में, कि ये क्या हुआ इंडिया का, वो उसको जवाब देना पड़ता है, दे देता है, और फिर यहाँ पर हमारा मीडिया और हम देखते हैं ये क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट दीज आर टू फैक्टर्स जो नेचुरली इंडिया के बारे में कमेंट्स इशू होते रहते हैं। इसको रिवर्स करना है तो ठीक है, हमारी भी लोकसभा मैंडेट कर दे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को कि हर साल एक ग्लोबल ह्यूमन राइट इंडेक्स रिपोर्ट बनाओ सारे देशों की, और उस रिपोर्ट को फिर ठीक से पब्लिसाइज करो, ओके। बट हमारे पास अभी तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, हमारे पास माइक नहीं है वो बात को बाहर निकालने का। सो दैट्स आई थिंक द इश्यूज आउट देयर बिटवीन द टू। हरीश शर्मा जी, आई थिंक आपके पास भी कोई देर, यू आल्सो वांटेड टू आस्क क्वेश्चन। जी सर, जी सर। Thank you. First of all, it was a very fascinating presentation, very comprehensive. Like in such a short span of time, I have never seen such comprehensive presentation on US politics. My question basically is like I have to contextualize it like from 1789 when US adopted its constitution till 2024. I mean, if we see the journey of United States of America, and if we look at it in today's perspective, when in US elections, I mean, there are charges that electoral process is manipulated. The institutional credibility is eroding. And we have also seen that Trump supporters, how they have stormed the White House. There is also a global trust deficit in American democracy also. And there are issues relating to identity politics, gender, freedom of speech, racial discrimination, as you have mentioned, like the Black Lives
Matter movement. And a recent trend which has been seen is like there is growing Hindu phobia and also anti-Semitism in US. I mean, we are seeing that across US universities, how they are protesting in favor of like against Israel and in favor of the issue of Palestine. And extreme individualism that has been promoted for all these years by US democracy. So what impact it had on their family structure, on their society and overall politics? Because there is a term that has been used like fatherless homes. So America is a country that is having many homes, more number of homes in comparison to the world that is not having a father, right? So when we see all these things that are happening and all these issues, then is American society or American politics or political system is worthy to be followed or like to be valued by India in some sense? And if yes, then in what sense? Thank you. Thank you very much, and thank you for your the comments on the presentation. A pleasure to hear that, sir. Thank you, Hari. A couple of things worthy to be followed. See, the point is America worthy to be followed? I would say that it's not. I mean, you're not following anyone blindly, and you're not following anyone. But at the same time, you're looking out for good ideas, lessons learned, best practices. So fair enough. So we should be open for that. And we should, in fact, not only we should be aggressively going out world over and picking up, best practices and such. And though it is without doubt, yes, America has been, America is the world's oldest democracy, right? So whatever and wherever America is today has been a long journey and a long path. So I do think that there are several things about America which are worthy of being noted, worthy of being modified per our context and contextualized per our needs. Absolutely no doubt in my mind. Look at the environment for innovations, look at the spirit of enterprise, look at many things which are out there, even the political processes. Look at the system of primaries. For example, why can't our parties in the country also have primaries within them to select their leaders? As an idea, right? So there's a lot to be, I would say. But yeah, we shouldn't be. But coming back, fatherless homes and this and that, what you said, it's a very interesting point, and I'll give another take on this. There's a growing number of young women who are deciding not to marry. Growing number. And the reason they're deciding not to marry is that they feel that the world is headed for very dark times, climate change, terror, no jobs, this and that, etc. Expensive apartments, or education for children is so expensive and all of that. So I will not marry. I will not bring another soul on this planet who will grow up in a world which is mired in troubles and dangers, etc. So why should I bring forth a soul in this world who will face such hard times? There's a large number of women young in their 20s who are deciding this, by the way, apart from other trends, right? So obviously the situation within, they are thinking within America, globally, right? These are women who could be guys also, but it's more women who are thinking along these lines, because ultimately I think the woman thinks that she has to bring up the child. The man can sometimes feel, okay, I can, be absent for some times. So that's a huge trend actually worldwide. Okay, and that trend is, yes, a resultant of all of these. Why is there so much angst and anger and strife in the world? Why bring another life which will face this, that there? Point against Israel and all. Protests in America. See, one should be, I think we should be, I'm very clear on one thing. Being anti-Israel is not being anti-Semite. I can be anti-Israel as to what their government policies are, but that does not mean that I'm anti-Jew. One. Secondly, in America, what's happening, the protests which are happening, by the way, as I told you, yesterday in my university, my alma mater, where I did my master's, over 150 students were protesting. A certain number is Palestinian Americans, yes, certain number Arab Americans, large number is
quote unquote, let's say, white Americans or Hispanic Americans. And also there are a number of Jewish students who are joining. And the reason they say the Jewish students, there's an op-ed yesterday by a Jewish student in Princeton of why he is protesting, on his campus. And one of the main demands of the protesters is that, their universities should not take money from companies or boycott companies who are doing business with Israel and benefiting from the weapons industry. Okay. So he says that Torah tells us that if someone is giving weapons to someone to kill someone, then you should not deal with that person. So Boeing is giving money, also Boeing is giving arms to Israel, which are killing Palestinians. Torah says, I should boycott Boeing. So there are, and there are student organizations, as we talked earlier, in America, everyone can be happily forming associations, organizations, etc. There are several Jewish organizations which are opposing the Israeli actions in Gaza, whatever they're doing, right? So, and as far as the issue of anti-Semite, yes, in some of these protests and all, I do think there have been anti-Semitic slogans and all, but those could be, I would say, far and few in between. The far majority of the people are definitely, yes, they're very angry, upset, unhappy with Israel. They want humanitarian aid to go. They're anti the policies of Netanyahu and the government of Israel. They're not anti-Jew. Thank you, sir. Thank you. So I'll take one more. I think Rajendra Gupta ji wanted to add something. Raji had also indicated. And then we can close because time is already over. So Rajendra ji, please. ये कहा बोलने के लिए जी पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सचदेवा जी का। इतनी अच्छी उन्होंने बातें बताई और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ इस यहाँ पर कमेंट करने के लिए, क्योंकि मेरा अमेरिका में 15 साल से जा तो रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से वहाँ रहना पिछले सिर्फ 3.5 साल से हो रहा है। और ये समय मेरे लिए काफ़ी नहीं है उनकी डेमोक्रेसी को समझने का। तो आई एम स्टिल ए स्टूडेंट ऑफ देयर डेमोक्रेसी। कुछ चीज़ें मुझे वहाँ की बहुत अद्भुत लगती हैं। और जैसा कि अभी अभी पिछले स्टेटमेंट में सचदेवा जी ने कहा कि उनकी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी और उनके प्राइमरीज, अभी हमारे यहाँ ये सोचा भी नहीं जा सकता कि पार्टी में कोई व्यक्ति पार्टी के शीर्ष नेता को क्रिटिसाइज करेगा और फिर भी वो पार्टी में बना रहेगा। लेकिन अमेरिका में जैसे ट्रम्प की पार्टी है या बाइडेन की पार्टी है, उनमें आपस में एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं। दे रिप अपार्ट बेसिकली। ट्रम्प के बड़े पक्के दुश्मन उसकी पार्टी के अंदर है, उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी वो पार्टी में है। उनकी प्राइमरीज होती है और बड़े एक डेमोक्रेटिक तरीके से कैंडिडेट को चुनते हैं। और हमारे यहाँ अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर तो वंशवाद है। तो अभी तक मुझे वहाँ वंशवाद देखने को उस स्केल पर मिला नहीं। दूसरी बात जो मुझे बड़ी वहाँ की अमेरिकन सिस्टम की लगती है, वो उनकी फंड रेजिंग है। अभी हमारे यहाँ जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग है, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग लगता है कि हमारे से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो ये भी लगता है कि हमें उनसे सीखने वाली बात है। तीसरी बात जो मुझे बड़ा अचंभित करती है अभी वहाँ पर, कि बचपन से एक अट्रैक्शन था। जब देखिए अमेरिका हमें अफेक्ट करता है, इसीलिए हम अमेरिका को आज डिस्कस भी कर रहे हैं। और अमेरिकन सिस्टम में हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि वहाँ के लोग यंग प्रेसिडेंट चुनते हैं। जॉन एफ कैनेडी एक हीरो थे, ओबामा जब बने वो भी यंग थे, क्लिंटन बने वो भी यंग थे। तो हमें लगता था कि अमेरिका वाले यंग लोगों को, एनर्जेटिक लोगों को देते हैं। और हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बनते थे वो 80s में, लेट 70s में बनते थे। लेकिन अभी हालत ये है कि वहाँ लगता है कि टैलेंट डेफिसिट आ गया है। दोनों पार्टीज के पास कैंडिडेट ही नहीं है। उनकी रिपब्लिकन के पास लगता है कि ट्रंप उनकी मजबूरी है, और डेमोक्रेट्स को लगता है कि बाइडेन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनसे बेटर उन्हें कोई यंगर कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं। और लगता है कि ये उनकी डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मुझे अभी सिस्टम का पूरा पता नहीं है, मैं इसके आगे तो और कमेंट करने नहीं चाहूँगा। थैंक यू।
Anything, Ravinder ji, anything which you would like to maybe clarify or add what Rajender ji said, or then we close the session, and I request. Uh-huh. So- Yeah, sure. Thank you very much. Thank you, Rajendra. Thank you very much. No, great point. Yes, elections in the primary is something we've not seen in India ever. We should see it sometime, I hope. Secondly, political funding is transparent dollars. As I told you in my this thing, Sanjay ji knows and Raji also. हमारा जो ग्रुप है हमने 2000 से शुरू करा लीगल पैसा लेना और लीगली पैसा कंट्रीब्यूट करना थ्रू चेक. एक I mean, the system is very transparent, but उसमें भी transparency में भी transparent तो है, but loopholes हैं जिनका आप advantage उठा सकते हो. For example, there's a limit कि one person can donate $2,800 per year for one election cycle. अब मेरा नाम रॉबिंदर नाथ सचदेव है, तो एक चेक मैं लिखूंगा और जो रिकॉर्ड फाइल होगा फेडरल इलेक्शन कमीशन होगा, रॉबिंदर नाथ सचदेव गेव 2,800. मेरे को उसी कैंडिडेट को दोबारा देना होगा, मैं अपना नाम लिख दूंगा रॉबिंदर एन सचदेव, नाथ और एन अलग हो गया. तीसरा मैं लिख दूंगा रॉबिंदर सचदेव. तो ये कई ऐसी चीजें थी जो इनके सिस्टम में अभी तक लूपहोल्स हैं. इनके फेडरल इलेक्शन कमीशन का जो डेटाबेस है, दोज आर इश्यूज ऑफ डेटाबेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑल, या कुछ और भी तरीके हैं. बट यस, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, एंड देयर इज अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज political action committee, right? So if you register as a political action committee, you can raise money legally within these limits, and then you can write a legal check to the candidate whom you support. So that's what we do actually when we started out. So it is there transparency. Old age presidents, yeah, true. मैं इसमें कहूँगा, I agree. मतलब Republican को नहीं मिला. I think Trump has become a phenomena. अब ट्रंप एक इंसान नहीं रहा है, ट्रंप एक फिनोमेना है, ट्रंप एक सोच है, या जो भी कहो आप है. तो वो उसने रिपब्लिकन पार्टी को, बट यू राइट, यंग नहीं आया. बट बाइडेन के केस में इशू ये है कि ये 20 में इलेक्ट हुआ, जिस भी एज पे हो गया. अब री इलेक्शन के लिए नॉर्मली द कन्वेंशन इज जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो ही आगे जाता है. द कन्वेंशन, द ट्रेडिशन, वॉट एवर यू मे से. सो yes, the Democrats could have brought in someone else. But going with convention, tradition, etc., okay, Biden gets re-nominated. Thank you, Sachdeva ji. Now I request Dr. Mahesh Kaushik to please propose vote of thanks. Though we had, we may have still some questions, but I think it will now be too late. So Dr. Mahesh Kaushik, you can propose the vote of thanks so that we can formally close the webinar. Last thing may I say before that? Yeah. By the way, guys, my book, this Trumpotopia book, should be ready in about 2 to 3 weeks or so. Manuscript. I'm looking to e-publish it, right? Self-publish, because getting a publisher will take time. वो अपना vetting करते हैं, publisher की अपनी speed होती है. और ये book बहुत timely है, मेरे को immediate निकालनी है. So I'll put it as an e-book. I'll share with Sanjay ji, and will be great if you guys take a look at it and give me a feedback on that. Sure. Thank you. Thank you. Sure. And Dr. Mahesh Kaushik. Thank you, Sanjay ji, and good evening, everyone. As we have approached the end of this event, I would like to thank Mr. Ravindra Sachdev ji for sharing his knowledge with us. Sir, your presentation was incredibly informative and thought-provoking. I hope we will get an opportunity to in near future to meet you personally in one of our offline event. And as Rajji said, first event with you was also online. So next event, we hope that we will be meeting personally and in physical mode. So one thing, and the second is that you have raised the point of inequality in American economy, especially in last 2 decades. I was thinking that inequality was increasing only in India, but you said that it has been increased from 30 to 40% to top 1% of the people in America. And India as a largest democracy, and America is seen as the mature democracy. So what is difference there? You have raised the wonderful points. And I would like to thank all the participants for being a part of this webinar and making this online discussion successful.
although the number was very small, but the quality of discussion was really very good. So thank you everyone once again for being a part of this event, and we will be waiting for next event, and I hope all of you will join. Thank you. Thank you, and I close the meeting. Thank you all.